यूपीएनएचएम 17,000 पोस्ट में अगर आपने अप्लाई किया है स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन या फिर फार्मेसी के लिए, तो अब बारी है एग्ज़ाम की तैयारी करने की। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। मैं कहूँ कि मान के चलो कि 1 महीने से भी कम का समय आपके पास है तैयारी करने के लिए। तो अब बारी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। कई सारी कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे थे कि मैम इस एग्ज़ाम को मैं कैसे क्रैक कर लूँ। बेसिक से जो लोग नहीं अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जिन लोगों का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो में ये एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाने वाली हूँ पुराना वाला, और साथ में टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। आज तक मैंने यूपीएनएचएम के जितने भी एग्ज़ाम दिए, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें मैंने अपना जगह नहीं बनाया था। सिलेबस तो आपने देख लिया होगा, ऑफिशियल साइट पे मॉक टेस्ट की लिंक एक्टिवेट हो गई है। आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे लें। जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं तो ऑनलाइन देख लें कि कैसे पेपर होता है, कैसे आपको पेपर देना होता है। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया, देख लिया। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। ये जो है नर्सिंग का सिलेबस है। मैं नर्सिंग के कैंडिडेट के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मैंने नर्सिंग किया, तो मुझे नर्सिंग फील्ड का ही नॉलेज है। तो यहाँ पे ये नर्सिंग का सिलेबस रहने वाला है। सिर्फ यही आपको सिलेबस ध्यान में रख के तैयारी करनी है। 4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। पहली बात कि आपके पास प्रॉपर सिलेबस, ये जो सिलेबस आप देख रहे हो यही सारे टॉपिक्स को बस पढ़ना है, बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट टच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इसमें फ़ोकस किस चीज़ पे नहीं करना है, जो आपको नहीं आता है उस पे फ़ोकस और टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड आता है तो आप उसका तैयारी करिए। रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये नहीं कि अब टाइम कम बचे हैं तो हम जल्दी से जल्दी जनरल नॉलेज पढ़ लें। मैं दिखाऊंगी कि पेपर में जनरल नॉलेज किसी के पल्ले नहीं पड़ता, तो उसके लिए आप टाइम वेस्ट ना करें। कंप्यूटर का नॉलेज आप बेसिक ले सकते हैं, तो इसके लिए ये हेल्पफुल होगा। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपने सिलेबस माइंड में रख लिया, और दूसरी बात ये है कि आपको ये सोच के चलना है कि ये लाइफ का आपके आखिरी एग्ज़ाम है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। जब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं इसको पास नहीं करूँगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो डेफ़िनेटली आप इस एग्ज़ाम को पास करोगे, और श्योर है कि आप पास करोगे। आप ये समझ के चलो कि ये आखिरी एग्ज़ाम है और आपको हर हाल में इस एग्ज़ाम को पास करना ही करना है। वैसे भी अगर आप इस एग्ज़ाम में नहीं पास होते हो तो आपको पता है कि यूपी में इतनी जल्दी वैकेंसीज़ नहीं आती है। फिर आप मान के चलो कि 1 से 2 साल, 2 से 3 साल भी लग सकता है वैकेंसी आने में। तब तक आपको बेरोज़गार ही रहना पड़ेगा या फिर प्राइवेट में जाके आप काम करोगे। तो इससे बेटर है कि आप जो भी कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, सब कुछ छोड़ के कुछ टाइम के लिए आप इसी पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो। ये जितना आपको टॉपिक दिख रहा है सब टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़िए। इस समय आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए तब जब आपके ये टॉपिक डिटेल में आपने पढ़ लिए हो। जब भी आप थियरी पढ़ोगे तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे जब तक आप थियरी आपका बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे। कोई भी क्वेश्चन फंसता नहीं है। रेयरली क्वेश्चन जो है आपके पढ़े हुए आ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी थियरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो अभी टाइम है ये सारे चीज़ों को आप कवर करें। और दूसरा कहते हैं ना कि मोटिवेशन की नहीं, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आप फ्यूचर सोचो कि आपका क्या होगा। पहली बात तो ये जॉब इतनी अच्छी है कि इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है, सीएचओ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। मैं इस जॉब को सीएचओ से बेटर मानती हूँ। तो आप ये मन में रख के चलो कि नहीं, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक ही करना है, तो आप श्योर है कि क्रैक कर लोगे। ये आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद अब मैं बात करती हूँ। एक क्वेश्चन पेपर मुझे शेयर किया है मेरे सब्सक्राइबर ने। थैंक यू सो मच, दीपक चक्रधारी जी ने मुझे ये अपना पेपर शेयर किया। स्टाफ नर्स जो 2400 प्लस की पोस्ट आई थी, तो उसमें ये क्वेश्चन पेपर मुझे दिया गया। तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। मैं इस क्वेश्चन पेपर को नहीं अब यहाँ पे आपको शो करने वाली, मैंने इसकी पीडीएफ बना रखी है अलग से, ताकि उसको एक्सप्लेन करने में ईजी हो। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो ना, तो मज़ा नहीं आएगा इसको समझने में। तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जैसे इसमें आया हुआ है, कई सिर्फ मुझे एक शिफ्ट का पेपर मिला है। अगर आपके पास और भी शिफ्ट के पेपर हैं तो मुझे सेंड करें, मैं अपने ऑफिशियल चैनल पे डाल दूँगी। वहाँ से जिनको भी हेल्प होगी वो पुराने पेपर देख सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि अगर दूसरा कोई पढ़ लेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपके मन के अंदर दूसरे की हेल्प करने की भावना होगी तो भगवान भी आपकी हेल्प करेगा। तो आप लोग जिसके पास भी पेपर है पुराना, वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको ऑफिशियल साइट पे डाल दूँगी, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प होगी, दूसरे की भी तैयारी होगी, साथ साथ में आपके उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मेनोपॉज ए वुमन इज़ मोर प्रोन टू डेवलप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ फॉल इन द लेवल ऑफ, ऑप्शंस है प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑस्ट्रोजन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन की कमी से फीमेल्स में मेनोपॉज के टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A 70-year-old lady complains of experiencing a strong sudden need to urinate, that is difficulty to delay. This type of incontinence is called. तो इसमें पूछा गया है कि अगर एक लेडी है उसको अर्ज हो रहा है यूरिनेट करने का, तो वो कौन सा इनकॉन्टिनेंस होगा? मिक्स्ड, स्ट्रेस, अर्ज एंड फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या है कि पेशेंट को अर्जेंसी होती है यूरिनेट करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडोक्राइनल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपाज? कौन सा इसमें नहीं है इंडोक्राइनल चेंजेस, ऐसा पूछा है। इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल, दूसरा फॉल इन इनहिबिन, तीसरा फॉल इन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, एंड फोर्थ वन इज़ फॉल इन ऑस्ट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, फॉल इन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्परोनिया एस पेन वाइल पासिंग यूरिन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेन रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड पेन ड्यूरिंग ईटिंग। तो आई थिंक आपको पता होगा ऑप्शन सी इसका राइट है, पेन रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। फॉर क्लिनिकल पर्पजेज ए प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यूज बियॉन्ड हाउ मेनी डेज इज कंसीडर एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी? कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी को पोस्ट टर्म बोला जाता है? तो 280 दिन जो होता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का डेट होता है, 37 वीक। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा डेट जो है इससे इतना पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी काउंट किया जाता है? तो 282 डेज़, 300 डेज़, 294 डेज़ एंड 270 डेज़। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 280 में अगर आप 14 डेज़ ऐड करोगे, मतलब कि 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी जो होती है, यानी कि 39 वीक पे प्रेगनेंसी जो होती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कही जाती है। विच ऑफ फॉलोइंग फिस्चुला रिजल्ट फ्रॉम द फेल्ड रिपेयर ऑफ टीयर और 4th डिग्री पेरिनियल टीयर? कौन सा फिस्चुला डेवलप होता है 4th डिग्री टीयर में? यूरेट्रोवेजाइनल फिस्चुला, वेसिकोवेजाइनल फिस्चुला, वेसिको कॉटराइन फिस्चुला और रेट्रोवेजाइनल फिस्चुला। तो जब 4th डिग्री टीयर होता है लेबर के टाइम में, तो उसमें रेक्टम में भी टीयर होता है, तो वहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो है रेक्टोवेजाइनल फिस्चुला। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ARVM इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? किस कंडीशन में हम फीमेल का आर्टिफिशियल रप्चर नहीं करेंगे amniotic sac का? फर्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, एक्सीडेंटल हैमरेज, हाइड्रमनियास और ट्विन प्रेगनेंसी। इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा नीचे की साइड में डिसलोकेट होता है, तो उस कंडीशन में हम ARVM नहीं करेंगे, जिससे कि बेबी को हार्मफुल ना हो या फिर प्लेसेंटा को हार्मफुल ना हो। कंपोजिशन ऑफ नोवा टी 380, ये जो है कंट्रासेप्टिव है, तो इसमें नोवा टी 380 में कौन सा कंपोजिशन है? ऑप्शन है ओनली कॉपर, कॉपर एंड सेलेनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया? गीगा नियंत्रण प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 1964, 1961, 1963 एंड 1962। राइट आंसर है 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग प्राइमाक्विन गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स? मलेरिया में ये जो मेडिसिन है वो कितने दिन के लिए दिया जाता है? 12 डेज़, 10 डेज़, 14 डेज़ एंड 8 डेज़। राइट आंसर है 14 डेज़, 2 हफ्ते के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया? कौन से ईयर में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? 1984, 1983, 1982, 1985। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड है 6 मंथ to 1 year, 3 to 6 month एंड 1 to 3 year, 3 to 5 year। तो आई थिंक आपको पता होगा कि लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3 to 5 years। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रेन विद बर्थ डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंट डिले? कौन सा मतलब प्रोग्राम है जिसका ये ऑब्जेक्टिव है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। तो आई थिंक पता होगा कि RBSK के अंतर्गत अभी इस वैकेंसी में RBSK की वैकेंसी थी, तो RBSK के अंतर्गत बच्चों में डिजीज़, डेफिशिएंसी और डेवलपमेंटल डिले पे काम किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ फिजिकल एजेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट? इसमें से कौन सा फिजिकल मेथड है डिसइंफेक्शन का? ब्लीचिंग पाउडर, बर्निंग, क्रिशॉल एंड सनलाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है बर्निंग। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो केमिकल मेथड है और क्रिसॉल जो है वो भी केमिकल मेथड है, सनलाइट है वो नेचुरल मेथड है। तो बर्निंग जो ऑप्शन है वो फिजिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग मेजर्स डिटरमाइंस द रिस्क ऑफ पर्सन डाइंग फ्रॉम ए सर्टन डिजीज विद इन ए गिवन पीरियड?
ऑप्शन है डिजीज़ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन बी केस फर्टिलिटी रेट, थर्ड है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। तो केस फर्टिलिटी रेट जो होता है इसका ये डेफिनेशन है इसमें कि ये डिटरमाइंड करता है रिस्क ऑफ पर्सन डाइंग फ्रॉम द सर्टेन डिजीज़ विच इन ए गिवन पीरियड, एक नियत समय में मतलब रिस्क कितना है किसी भी डिजीज़ से पेशेंट के मरने की, उसको बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग मास एजुकेशन टू कॉलेज स्टूडेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर कॉलेज के स्टूडेंट को हम कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मास एजुकेशन, किस लेवल का प्रिवेंशन होगा? प्री मॉडल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। इसका जो राइट आंसर है वो है प्री मॉडल प्रिवेंशन। जब भी हम किसी बीमारी को होने से पहले एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसका प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो होता है प्री मॉडल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन हम उनको देते हैं जो रिस्क ग्रुप के होते हैं, और प्री मॉडल प्रिवेंशन में हम ऐसा प्रिवेंशन जो जो लोग रिस्क में भी नहीं है, रिस्क ग्रुप में भी नहीं है, उन्हें प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज़ से, तो वो होता है प्री मॉडल प्रिवेंशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन जैसे कि NS हो गया, RL हो गया, तो इसमें पूछा है कौन सा आइसोटोनिक है। 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% इन वाटर, 0.45% स्लाइन एंड 0.33% स्लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। ये जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और ये दोनों हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक जो है वो 5% डेक्सट्रोज है। कैलकुलेट द ड्रॉप रेट ऑफ 1000 ml ऑफ फ्लूड इज़ बी इन्फ्यूज ओवर 8 आवर्स विद ए डी फैक्टर ऑफ 20 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले कि आपको टोटल फ्लूड वॉल्यूम, आप फार्मूला देखिएगा कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए अलग से क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिएगा। 1000 लीटर यहाँ पे है, सॉरी 1000 ml टोटल फ्लूड है, और यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर पूछा गया है 20, और इसको डिवाइड करना है 8 आवर में। तो 8 आवर को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर आ जाएगा, तो लगभग में 40-41 ड्रॉप आएगा। तो 41 इसका राइट आंसर है। द नर्स इज़ चेकिंग द पल्स ऑफ ए पेशेंट एट द मेडियल सर्फेस ऑफ एंकल, दिस साइट इज़ कॉल्ड। आपको पता होगा कि पैर में जहाँ पे पल्स लिया जाता है, तो यहाँ पे पल्स लिया जाता है, तो टीबिया एंड फिबुला बोन यहाँ पे होता है, तो टीबियल साइड में लिया जाता है, तो वो कौन सा साइट होता है? पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर पेडिस एंड पोस्टीरियर टीबियल एंड डॉर्सालिस पेडिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्टीरियर टीबियल। टीबिया के पोस्टीरियर साइड में हम पल्स लेते हैं। तो आई थिंक आपको सारे साइड्स पता होंगे पल्स लेने के। इंटरमीडिएट फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज, इंटरमीडिएट फीवर को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्राइसिस फीवर, क्वाटिडियन फीवर, कंटिन्यूस फीवर एंड रिलैप्सिंग फीवर। इसका जो राइट आंसर है वो है क्वाटिडियन फीवर। इसको इसी का अनदर नेम है इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लग्जेटिव इज डल्कोलेक्स। ऑप्शंस है बल्क फॉर्मिंग, स्टिमुलेंट, इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है स्टिमुलेंट। डर्कोलेक्स जो होता है कि स्टिमुलेंट लग्जेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गॉज नंबर ऑफ निडल। निडल का जो गॉज होता है किस चीज़ को इंडिकेट करता है? द लार्जर the gauge number, the smaller the diameter of needle. The smaller the gauge number and the smaller the diameter of needle. The larger of gauge number, the larger of diameter of needle. Next है gauge number has nothing to do with the diameter of needle. इसका जो राइट आंसर है वो है ए। जितना ही बड़ा गाज का नंबर होगा, गॉज का नंबर होगा, उतना ही नेडल जो होगा साइज़ में छोटा होगा। आई थिंक आपको पता होगा। डिले और डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग वाइडिंग इज़ कॉल्ड। फर्स्ट है यूरिनरी हेजिटेंसी, अर्जेंसी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड डिस्यूरिया। अगर कोई पेशेंट है उसको डिले हो रहा है या फिर डिफ़िकल्टी हो रहा है यूरिनेट करने में, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी हेजिटेंसी। और ये मोस्टली होता है अगर आपके सामने कोई भी हो तो उस टाइम में यूरिनरी हेजिटेंसी देखने को मिलता है। टू डिटरमाइन द प्लेसमेंट ऑफ नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब एट द राइट प्लेस, नर्स चेक्स द pH ऑफ गैस्ट्रिक कंटेन विच इज़ 4, दिस इंडिकेट दैट गैस्ट्रिक कंटेन इज। अगर pH 4 है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? आई थिंक आपको पता होगा कि जब pH लो होता है तो कंटेंट जो होता है वो होता है एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप टू अनदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। इसका जो राइट आंसर है वो है मेटाप्लेजिया। जब एक सेल जो होता है वो दूसरे सेल में फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, हाइपरप्लेजिया में नंबर इंक्रीज़ होता है। After a stroke, a patient is having the inability to perform the previously learned action. This is called dysphasia, aphasia, aphasia and dysarthria. तो इसका जो राइट आंसर है वो है एफ्रेक्सिया। इसमें एसिड बेस इम्बैलेंस कैरेक्टराइज बाय द रिडक्शन इन एच आयन कंसनट्रेटेड एंड हाई arterial blood pH with an increase in bicarbonate ion concentration is called respiratory alkalosis.
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो जब भी H आयन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है तो इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। जब भी pH इंक्रीज़ हो और बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। बाइकार्बोनेट जो होता है pH के साथ में चलता है तो मेटाबॉलिक होता है, अगर वो अपोजिट चलते हैं तो वो रेस्पिरेटरी होता है, अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल pH के अकॉर्डिंग अपोजिट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह इंसिपिडस यानी कि डायबिटिक इंसिपिडस के डायग्नोसिस के लिए जल अभाव परीक्षण करते समय द्रव को कम से कम कितने समय तक रोक के रखना चाहिए? ऑप्शन है 8 से 12 घंटे, 3 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे और 1 से 3 घंटे। राइट आंसर है 8 से 12 घंटे। Next, the type of heart block in which there is no conduction through the arterioventricular node is called type 2 AV block, second degree AV block, type 1 AV block and third degree AV block। राइट आंसर है थर्ड डिग्री AV ब्लॉक। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी चली जाएगी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने में, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर ही देखना है कि कैसा पेपर आया था। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड, जो कि आपका ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो आइसोनियाजाइड का सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? पेरिफेरल न्यूराइटिस, वेट गेन, वॉमिटिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये आइसोनियाजाइड का एक साइड इफेक्ट है। डेंटल प्लाक जो होता है इज़ गिलेटिन लाइक सब्सटेंस दैट अडेयर टू द टीथ, इन्फ्लामेशन ऑफ गम, पेन इन द टूथ एंड कलेक्शन ऑफ पस इन द डेंटल कैविटी। आई थिंक आपको पता होगा कि एक डेंटल प्लाक जो होता है, दांत पे एक वाइटिस कलर का लेयर चढ़ जाता है, उसको जो लेयर होता है वो गिलेटिन का होता है। तो गिलेटिन लाइक सब्सटेंस दैट अडेयर टू द टीथ। हाइपर फंक्शन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स लीड्स टू, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो आपका ग्लैंड है तो वो अगर एक्सेसिव फंक्शन कर रहा है तो कौन सी डिजीज़ होती है? कुसिंग सिंड्रोम, हशीमोटो सिंड्रोम, एडिशंस डिजीज़ एंड फिकोमोसाइट्रोमा। इसका जो राइट आंसर है वो कुसिंग सिंड्रोम। अगर जस्ट इसके अपोजिट होता है, अगर हाइपो फंक्शन करता है तो उस कंडीशन में एडिसन डिजीज़ होता है। नेक्स्ट इन द यूज़ ऑफ कंपल्सरी सीट बेल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन। किसी को अगर हम सीट बेल्ट पहनने के लिए बोल रहे हैं तो किस टाइप का हेल्थ एजुकेशन होगा? सर्विस अप्रोच, प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, प्रोपागेंडा अप्रोच या फिर रेगुलेटरी अप्रोच। तो आई थिंक पता होगा कि ये रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आता है, तो रेगुलेटरी अप्रोच हो गया। इन विच ऑफ ईयर डिड द अल्मा एटा डिक्लेरेशन रिवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन? ऑप्शन है 1978, 1977, 1979 एंड 1976। इसका राइट आंसर है 1978। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर पॉल्यूशन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग थर्मामीटर इज़ यूज फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मीन्स रेडिएंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग? सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो मीन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज़ किया जाता है? ग्लोब थर्मामीटर, ड्राई बल्ब थर्मामीटर, कैटा थर्मामीटर या सिल्वर्ड थर्मामीटर? राइट आंसर है ग्लोब थर्मामीटर। नेक्स्ट है, द ultimate goal of all the communication in to the bring about the change in the desired direction of a person who receive the communication. The change in term existing pattern of behavior and attitude fall under which of following domain? ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो होता है एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा, इसमें ये चीज़ पूछा गया। इसका जो ऑप्शंस है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड साइकोसोशल। इसका जो राइट आंसर है वो है अफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडिक्वेट पर कैपिटा डेली वाटर सप्लाई टू मीट द नीड फॉर ऑल अर्बन डोमेस्टिक पर्पज? एक पर्सन के लिए कितना वाटर का नीड होगा अर्बन एरिया में? 250 टू 300 लीटर, 250 टू 250 लीटर, 200 टू 250 लीटर एंड 150 टू 200 लीटर, 100 टू 150 लीटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 150 टू 200 लीटर एक पर्सन की नीड होगी। हाइटेड डिजीज़ फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट? कौन से इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से हाइटेड डिजीज़ होता है? बैक्टीरियल, लेप्टोस्पायरल, प्रोटोजोअल एंड हेलमिंथिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हेलमिंथिक जो होता है वो एक तरह से हाइटेड डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि हाइटेड डिजीज़ जो होता है हेलमिंथिक कैटेगरी के एजेंट से होता है। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच द कम्युनिकेटर ट्राइज टू कन्वाइज other people to change their general beliefs, attitudes and behavior regarding an issue is called motivation, raising moral, persuasion and counseling। राइट आंसर है परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है कि प्रेरित करना, प्रेरणा देना। तो अगर हम किसी को परसुएशन दे रहे हैं या फिर किसी को प्रेरित कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर में चेंजिंग आती है। ए सैक लाइक डायलेटेशन ऑफ आर्टेरियल वॉल इज नोन एज
फ्लेबाइटिस, वेरिकोसिस, एन्यूरिज्म एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। आई थिंक आपको पता होगा एन्यूरिसिस में क्या होता है कि आर्टेरियल वॉल जो होती है थिक हो जाती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये कई तरह के होते हैं, सेकुलर होते हैं, फ्यूसिफॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में लीड्स टू, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईरर ऑफ रिफ्रैक्शन इन द आई। कौन सा जो है आई के रिफ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है? प्रेसबाइकोसिस, प्रेसबायोपिया, हाइपरोपिया एंड मायोपिया। तो आई थिंक आपको पता होगा मायोपिया, हाइपरोपिया एंड प्रेसबायोपिया जो है वो आई की कंडीशन है और प्रेसबाइकोसिस जो है वो ईयर की डिजीज़ कंडीशन है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट है। वासोप्रेसिन इज़ अनदर नेम फॉर, वासोप्रेसिन का अनदर नेम क्या है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो आई थिंक पता होगा कि एटीएच जो होता है एक तरह का वासोप्रेसिन हार्मोन होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑप्शंस है सोडियम पंप एक्टिविटी ट्रांसफर पॉजिटिव सोडियम आयन into the intracellular fluid and out of extracellular fluid. A normal cell membrane is some 50 to 100 times more permeable to potassium ion than to sodium ion. A normal cell membrane is relatively impermeable to negative ion inside a cell. The outward diffusion of potassium down its concentration gradient creates the resting potential. इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर है ऑप्शन ए। डिटेल में पढ़ने के लिए आप थ्योरी की बुक रेफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंडिंग और फाउंडिंग मूवमेंट? टेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड फ्लेक्शन। आई थिंक आपको पता होगा फ्लेक्शन में हम कोई भी बॉडी पार्ट को फ्लेक्स करते हैं, मोड़ते हैं, बेंड करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्वेलिबेरियम? ऑप्शन सेट 10th, 9th, 8th एंड 7th। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। अगर थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है तो वो क्या होगा? एक्सोप्थैल्मस, वेट गेन, ड्वार्फिज्म एंड मिक्स एडिमा। राइट आंसर है एक्सोप्थैल्मस। इसमें क्या होता है, आँख जो होती है पूरे बाहर की साइड में आने लगती है, इसको बोलते हैं एक्सोथैल्मस। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नाइट्रोजन बैलेंस? ऑप्शन है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस रिफ्लेक्ट्स दैट द डायटरी इनटेक ऑफ नाइट्रोजन मोर देन इट्स एक्सक्रीशन. It is greater excretion of nitrogen metabolism and compared to the intake of nitrogenous product in the body. Positive nitrogen balance reflects the net loss of protein from the body. It is it is subtraction between intake from the output of nitrogenous metabolized from the body. Right option इसका है ऑप्शन डी। डिटेल में इसके थ्योरी पे आप फोकस करें डिटेल में इसको जानने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज़ इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन के डाइजेशन में? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज एंड माल्टेज। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द बेस्ट अप्रोच टू मॉनिटर कार्बोहाइड्रेट इनटेक? कौन सा बेस्ट अप्रोच है कार्बोहाइड्रेट इनटेक को मॉनिटर करने का? सैम्पल मीनस, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, द एक्सचेंज सिस्टम एंड इंडिविजुअल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ऑप्शन इसका बी राइट है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग। इससे हम पता लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट इनटेक का। हाउ मेनी कैलोरीज पर ग्राम आर प्रोवाइडेड बाई कार्बोहाइड्रेट? 16 कैलोरी पर ग्राम, 4 कैलोरी पर ग्राम, 9 कैलोरी पर ग्राम एंड 13 कैलोरी पर ग्राम। तो आई थिंक इसका राइट आंसर आपको पता होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4 कैलोरी पर ग्राम देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वहीं प्रोटीन और फैट जो है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन लीड्स टू पेलाग्रा? पेलाग्रा जो होता है किस डेफिशिएंसी से होगा? राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए एंड नियासिन। तो आई थिंक आपको पता होगा B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, तो नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन डाइट? कौन सा है जो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है? डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, लेग्यूम्स एंड स्वीट पिया ब्रेड। तो आई थिंक आपको पता होगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उसमें कैल्शियम का रिच डाइट होता है, कैल्शियम का सोर्स रिच है। ए BMI 26 इज़ क्लासीफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? अगर किसी का BMI 26 है, किस कैटेगरी में आएगा? तो आई थिंक आपको पता होगा कि 18 से लेके 25 या फिर 24 पॉइंट कुछ 24.9 जो होता है वो नॉर्मल BMI होता है। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो ओवरवेट कहलाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो है ओवरवेट, ये इसका राइट आंसर है। द एक्रोनिम फास्ट इज़ इन केस ऑफ स्ट्रोक स्टैंड फॉर? फर्स्ट है फेस एब्डोमेन,
सीवियर ट्रीटमेंट, फेस आर्म स्पीच टाइम। नेक्स्ट है फ्रैक्चर आर्म सीवियर ट्रीटमेंट, ऑप्शन है फ्रैक्चर एब्डोमेन सीवियर ट्रीटमेंट। तो आई थिंक आपको पता होगा कि ये जो है फेस आर्म स्पीच टाइम, ये जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रोक के कंडीशन में। व्हाट इज़ द एक्शन यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप कौन सा एक्शन करोगे? पुट सम कोल्ड वाटर ओवर द वुंड, पुट डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वुंड विद द सम क्लीन क्लॉथ, रेज द वुंड एरिया, टाई द अपर पार्ट ऑफ वुंड विथ सम क्लीन क्लॉथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले हम जिस एरिया में चोट लगी है उसको प्रेशर देंगे किसी साफ़ कपड़े से, ताकि वहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो जाए। द मिनोनिक रेस इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स, किस इंसिडेंट्स के लिए रेस का जो मिनोनिक है जो यूज़ होता है? अर्थक्वेक में, फायर में, फ्लड में या फिर साइक्लोन में? राइट आंसर है फायर में। फायर में ये यूज़ होता है रेस का पूरा फुल फॉर्म। What should be the first action to be performed to know whether the patient has had a cardiac arrest? कार्डियक अरेस्ट आया हुआ तो फर्स्ट एक्शन आपका क्या होगा? चेक द रेडियल पल्स, स्टार्ट द कंप्रेशन, चेक फॉर ब्रीथिंग, असेस द पर्सन फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले आप पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, तब जाके कोई भी एक्शन स्टार्ट करेंगे। व्हाट शुड बी कंप्रेशन और टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रेस्क्यूअर? ऑप्शन है 15:1 रेशियो, 13:2 रेशियो, 15:2 रेशियो एंड 13:1 रेशियो। तो आपको पता होगा कि 30:2 रेशियो के हिसाब से CPR दिया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज टू ओपन द एयर ऑफ ए विक्टिम हैविंग स्पाइनल ट्रॉमा? अगर किसी को स्पाइनल ट्रॉमा हुआ तो एयरवे को कैसे हम ओपन करेंगे? जॉ थ्रस्ट मेथड, ओनली लिफ्टिंग द चिन, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, ओनली टिल्ट द हेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब किसी को स्पाइनल में ट्रॉमा हो गया तो जॉ थ्रस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं। वाइल अप्लाइंग स्पाइरल बैंडेज ईच टर्न शुड बी ओवरलैप द प्रीवियस वन बाई ऑफ द विथ ऑफ द बैंडेज। कितना हम मतलब कि एक के ऊपर एक बैंडेज चढ़ा के लगाते हैं अगर स्पाइरल बैंडेज होगा? तो 2/3, 1/4, 1/3 एंड 2/4। आपको पता होगा 2/3 जो होता है हम स्पाइरल बैंडेज में बैंडेजिंग करते समय 2/3 का रेशियो बना के चलते हैं, एक के ऊपर एक 2/3 से ओवरलैप करते हैं। क्वेश्चन है ए स्कैल्ड इज़ ए बर्न कॉज्ड बाई ए हॉट आयरन रॉड, लिक्विड और वेपर, ए रेडियो एक्टिव एजेंट, नेक्स्ट है फायर। तो ऑप्शंस हैं, राइट आंसर है लिक्विड एंड वेपर। जब भी लिक्विड एंड वेपर से कहीं पे जल जाता है तो ऐसा एक फॉर्मेशन होता है स्कैल्ड का। While doing an eye assessment, the nurse noticed outward turning of the lower eyelids margin. This condition is called ptosis, entropion, trichiasis and ectropion. इसका जो राइट आंसर है वो है, जब भी आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है लोअर आईलिड का तो ये एक्ट्रोपियन ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ए न्यू बॉर्न डिड नॉट पास मेकोनियम विद इन द 24 to 48 आवर्स आफ्टर द बर्थ, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ दिस? अगर कोई बच्चा है 24 घंटे तक अगर उसको मेकोनियम पास नहीं हुआ तो किस डिजीज़ को इंडिकेट करता है? हिंसपंग डिजीज़ या फिर इसको बोलते हैं कंजेनाइटल मेगाकोलोन, सीलिएक डिजीज़, इंटरसेप्शन एंड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स। तो राइट आंसर है हिंसबर्ग डिजीज़ या फिर इसको कंजेनाइटल मेगाकोलोन बोलते हैं। इसमें जो होता है ए गैंग्लियोनिक सेल जो होता है रक्तम में वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से मेकोनियम या फिर स्टूल पास नहीं होता। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इन ए चाइल्ड विच अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? एनल एंड पेरिएनल लीजन, सीवियर डायरिया, इंटेंस एब्डोमिनल पेन एंड फिस्टुला। राइट आंसर है सीवियर डायरिया। द मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ कवास्की डिजीज़। कवास्की डिजीज़ जो है अगर लंबे समय तक बना है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? रूमेटिक हार्ट डिजीज़, रीनल फेलियर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। राइट आंसर है MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। विच ऑफ फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन शुड ए नर्स ऑब्जर्व इन ए चाइल्ड टेकिंग डिगॉक्सिन फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कोई बच्चा है उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है तो उस कंडीशन में चाइल्ड अगर डिगॉक्सिन ले रहा है तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है? कौन सा सिम्टम देखने को मिल सकता है? एक्सेसिव फटीग, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया। तो आई थिंक पता होगा कि जब भी डिगॉक्सिन चलता है तो हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, तो एक्सट्रीम ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है। अगर हार्ट रेट कम है तो उस कंडीशन में हम डिगॉक्सिन नहीं देते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग शुड ए नर्स टीच द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ओटाइटिस मीडिया? अगर कोई बच्चा है उसको ओटाइटिस मीडिया है तो हमें पेरेंट को क्या टीच करना है? डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ पेसिफायर, placing the child in supine position to bottle feed, avoiding contact with people who have respiratory tract infection,
यूजिंग कॉटन स्वैब टू क्लीन द ईयर कैनाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे कंडीशन में पेरेंट को अलाउ करेंगे कि वो अपने बच्चे से ऐसे लोगों को दूर रखें जिनको आरटीआई या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि इससे बच्चों में कॉमन हो जाएगा, वो डिजीज़ कंडीशन होने का रिस्क रहेगा। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, ऑप्शंस हैं स्टेप्टोफाइलोकोकस, एस्चेरिया कोलाई, क्लैबिसेला एंड स्यूडोमोनास। तो आई थिंक आपको पता होगा कि ई कोलाई जो होता है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन है देयर इज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशन, it is due to obstruction in thyroid glands, there is an elevated level of potassium in sweat, it is an autosomal dominant hereditary disorder। इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मतलब ब्रोंकियल सिक्रेशंस जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी विस्कोसिटी कह सकते हैं कि थिकनेस जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर, दिस प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल पूछ रहा है जिसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो सीनियर्स हैं वो अपने जूनियर्स को ऑर्डर देते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर ऑफ चेन। आपको नर्सिंग फाउंडेशन पे फोकस करने के साथ साथ अगर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द स्टाइल ऑफ लीडरशिप वेयर द लीडर लीव्स ऑल द डिसीजन मेकिंग टू द सबऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल, सिचुएशनल स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल एंड लीज फायर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीज फायर। डेमोक्रेटिक में होता है कि कोई भी डिसीजन जो लीडर होता है वो खुद नहीं लेता है, अपने कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनसे परमिशन लेके उनकी राय से लेता है, तो वो डेमोक्रेटिक होता है। सिचुएशनल मतलब कि कभी ऐसी कंडीशन आती है जो लीडर है सडनली डिसीजन ले लेता है, सिचुएशन कोई ऐसी आ जाती है तो वो सिचुएशनल स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक मतलब खुद से जो लीडर होता है वो अपना डिसीजन खुद ही लेता है, बाकी किसी की हेल्प नहीं लेता। लीज फायर में क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपना डिसीजन खुद नहीं लेता, कोई भी डिसीजन ले लेता है, सिर्फ वही नहीं लेता, मतलब जो भी इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं लीज फायर। नेक्स्ट है द वार्ड सिस्टर ऑफ ए हॉस्पिटल कंसीडर एज, किस लेवल की मैनेजर होती हैं अगर वार्ड की सिस्टर हैं? ऑपरेशनल, टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट। राइट आंसर है मिडिल, कह सकते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजर होती हैं जो हॉस्पिटल्स की सिस्टर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं। मानक प्रदर्शन के साथ कर्मचारियों के वास्तविक प्रदर्शन की तुलना प्रबंधन के इस कार्यों में किस में होती है? ये इन्होंने हिंदी में पेपर अटैम्प्ट किया था तो इसलिए हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए, इंग्लिश में नहीं है। आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण एवं स्टाफिंग। राइट आंसर है कंट्रोलिंग या फिर नियंत्रण। A list of article, their specification and standard number of quantities is referred to as inventory, enlisting, indenting and item listing। तो राइट आंसर है इन्वेंट्री। जब भी हम इन्वेंट्री बुक लिखते हैं तो उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, क्या उसका काम है और कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। द पैटर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वेदर द रिवार्ड्स एंड डिवाइडेड बिटवीन बोथ द पार्टीज with neither getting that she or he wants is accommodating, competing, avoiding and compromising। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट है द मॉडल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस वेयर ऑन रजिस्टर्ड नर्स मे रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मेडिकेशन एंड अदर नर्स फॉर ए एडमिशन एंड डिस्चार्ज वाइल नर्सिंग अटेंडेंस फॉर द चेंजिंग द लीन एंड प्रोवाइडिंग हाइजीन केयर इज कॉल्ड। किस टाइप का नर्सिंग स्टाइल है? प्राइमरी, टोटल, फंक्शनल एंड टीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शनल नर्स जो है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, पेशेंट को डिस्चार्ज करना, एडमिशन करना, अटेंडेंट लेना, साथ में हाइजीन मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें एक फंक्शनल नर्स कर सकती है। सेक्शन बी में आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म in 39 second. If it crosses a signal pole in 18 second, then the length of the platform। यहाँ पे आपको डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई दी गई है, मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है वो दिया गया है, फिर साथ में टाइम भी दिया गया है, इन दोनों टाइम्स को जोड़ना होगा। टाइम भी यहाँ पे दिया गया है, पूछ रहा है कि आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछ रहा है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 420 मीटर्स आएगा। आप इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। A retailer sells 30 drawing tools at rupees 38 per tool after giving 5% discount and earns 25% profit। If no discount is given, how much percentage profit would be earned? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है 31.6। नेक्स्ट है एक वास्तविक संख्या x का मान दूसरी वास्तविक संख्या y के मान के वर्ग के विपरीत पाती है। यदि x इक्वल टू 1
और जिसके लिए y इक्वल टू 2 दिया गया हो, तो y इक्वल टू 5 के लिए x का मान क्या होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगी, सॉल्यूशन जो है अगर आपको आए तो आप खुद से कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम का सिर्फ पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे, बाकी आप सवाल लगा के देख सकते हैं। एक दुकानदार 36 रुपये प्रति किलोग्राम के 30 किलोग्राम नमक को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 26 किलोग्राम नमक के साथ मिलाता है और मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर यहाँ पे 5% लाभ हो सकता है। सॉल्व करके देखने के बाद आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको बताना है कि अगर ये वर्ड्स ये क्या हैं तो मिरर में ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट है। ये 2400 प्लस पोस्ट का एग्ज़ाम था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है, किसी ने मुझे शेयर किया था तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। ये क्यूब दिया गया है और इसमें कई सारे नंबर दिए गए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी दिख गया है, तो डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे 6 आएगा। आप इसको एक बार सॉल्व करके जरूर देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इट इज़ रिलेटेड टू। तो यहाँ पे नंबर वाले क्वेश्चन है, अगर ये जो है इसके बराबर है या इसके बाद से ये आता है तो इसके बाद से कितना आएगा। तो आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो है 98, इसका राइट आंसर है। आप इसको एक बार सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में प्रीति बाएं से 12वें और स्तुति बाएं से 7वें स्थान पर है। प्रीति और स्तुति का स्थान आपस में बदल दिया गया है। यदि प्रीति का नया स्थान बाएं से 17वां है और सुमति का दाएं से नया स्थान क्या है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 12वां स्थान आएगा। आप एक बार कोशिश करिएगा कि इसको जो मैंने आंसर बताया वो सही है कि नहीं है। मुझे भी जो मैथ, रीजनिंग और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में। तो जब मुझे अच्छे से नहीं आते तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी जैसा मुझे पता है। तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आए थे। 8 सहकर्मी PQRSTUV और W एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। SQ और V के बीच बैठा है, UP W के बीच बैठा है, TP के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, P और T के बीच में कौन बैठा है। इसका जो राइट आंसर हुआ क्या, राइट आंसर यहाँ पे आर रहने वाला है, ऑप्शन डी। भारतीय सैनिक कैप्टन विक्रम बत्रा की वास्तविक जीवन पर आधारित फिल्म शेरशाह के निर्देशक कौन थे। तो विशाल भारद्वाज, ऋतु परशो घोष या विष्णुवर्धन या अनुराग कश्यप। तो ये विष्णुवर्धन जो है वो राइट आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी एचएम में जिसका कहीं पे भी अता पता नहीं होता है। तो मैं बोलूँगी कि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी पढ़ोगे वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मृत सागर जिसे साल्ट सी भी कहा जाता है, एक लैंडलॉक साल्ट लेक है जो निम्नलिखित के बीच है। इसराइल एंड जार्डन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, लंदन एंड पेरिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज डिस्कवरिंग ऑक्सीजन इन 1974। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी 1974 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं से भी पढ़ोगे जल्दी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब आप पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएनएचएम में। नेक्स्ट है, उष्मा उपचार प्रक्रिया को कुछ खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, तो उसको क्या कहते हैं, आसवन, किण्वन, आसन या फिर पौष्टिकरण। तो इसका राइट आंसर है पास्चराइजेशन। इसको हिंदी में ही कैंडिडेट ने सॉल्व किया था, इस वजह से ये क्वेश्चन हिंदी में है। इन विच द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द 16G20 समिट टुक प्लेस। ऑप्शन हैं ओसाका, रियाद, रोम या फिर ब्यूनस एयर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे। द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है बाइट साइज, वर्ल्ड साइज, सिस्टम साइज एंड मेमोरी साइज। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ल्ड साइज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MROM का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है MROM का। तो मल्टी लेयर रीड ओनली मेमोरी, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, मेन रीड ओनली मेमोरी एंड मैनेज रीड ओनली मेमोरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट्स कनेक्ट्स टू द नेटवर्क एंड हाई स्पीड इंटरनेट। ऑप्शंस है DVI, सीरियल, अर्थनेट एंड VGA। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, अर्थनेट। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाई ए यूनिक। इसमें ऑप्शंस दिया गया है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, IP एड्रेस एंड प्रोटोकॉल। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, IP एड्रेस। नेक्स्ट है, दस्तावेज को गोपनीय ड्राफ्ट कॉपी ना करे आदि के रूप में चिन्हित करने के लिए MS वर्ड 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हेडर, फुटर, पेज कलर एंड वाटरमार्क। राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, वाटरमार्क। तो आई थिंक मैंने 100 क्वेश्चन टोटल जो यूपीएनएचएम के द्वारा पूछे जाते हैं मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ये बता दिए हैं। एक कैंडिडेट ने मुझसे ये पेपर शेयर किया था, थैंक यू सो मच उनका, उन्होंने मुझसे ये पेपर शेयर किया था।
अगर आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी ताकि सभी लोग उसको देख लेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस वैकेंसी से क्या यूपी में किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।